नमस्कार, जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ, जबरदस्त और बेहतर। आज तो होली थी, खूब पकवान आपने खाए होंगे, खूब मजे लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपका पेट जिंदाबाद रहे और कल की पकौड़ियों को भी आप उसी जिंदाबाद पेट से खाएं। ठीक है। हम तो भैया, मैंने बताया ना कि होली का हमें इतना एक्साइटमेंट रहता था कि 2-3 दिन एकदम मजे में, होली और दीपावली खूब। अब थे उस जमाने में तो एक ही चीज़ याद रहती थी कि कैसे सबकी चीज़ खाएंगे, है ना। तो अपने पेट का ख्याल रखें और खूब दबा के चीज़ें खाएं। चलिए साहब, आज का प्रैक्टिस सेशन बहुत शानदार है। आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन पर। साइमन कमीशन जो भारत आया, जिसका खूब भारत में विरोध भी हुआ, लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज में मृत्यु भी हुई, सैंडर्स मर्डर केस हुआ, उसके बाद जब बात नहीं बनी तो असेंबली बम केस भी होता है। और साइमन कमीशन भारत को एक प्रकार से धोखा देने के लिए ही आया था और उसने एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया कि हम आपके बहुत हितैषी हैं, लेकिन जनरली वो हितैषी थे नहीं। पहला सवाल देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, किसके सदस्य के रूप में भारत आए थे। पहला प्रश्न बनता है कि क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी के नेता थे, क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी के नेता थे, भैया ये लेबर दल के नेता थे और ये भारत आए थे। तो भारत किसके सदस्य के रूप में ये आए थे? असल में ये साइमन कमीशन में भी आए थे। ये साइमन कमीशन के जो 7 सदस्य थे, उन 7 सदस्यों में से एक क्लीमेंट एटली थे। ये साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में से एक थे। साइमन कमीशन के 7 सदस्य, साइमन कमीशन के जो 7 सदस्य थे, उन 7 सदस्यों में से ये एक थे। एक चीज और याद रखिए क्लीमेंट एटली साहब के, जब भारत आजाद हुआ है तो उस समय यही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, है ना। आजादी के समय यही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे भैया। आजादी के समय ये ही पीएम हुआ करते थे। आजादी के समय ये ही भारत के क्या रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत के तो खैर क्यों होते, सॉरी। ठीक है, ब्रिटेन के ये पीएम रहे थे। साइमन कमीशन के नमस्ते आप सभी लोगों को मेरी तरफ से। होली की पूजा वाली तो होली आज हो गई, कल मेरी तरफ जो रंगों वाली होली है, आपको मेरी तरफ से उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। अब 7 सदस्यों में इसके अध्यक्ष कौन थे साइमन कमीशन के? भैया इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सर जॉन साइमन जो हैं वो किस पार्टी के थे? वो लिबरल पार्टी से थे। ही बिलोंग्स टू लिबरल पार्टी। ये लिबरल दल के नेता थे। लिबरल दल के नेता थे। ये लिबरल दल के नेता थे और 7 सदस्य भारत में आए। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो आया था वो भारत पहुंचा था। भारत पहुंचा। चलिए, तो ऑब्वियस बात है, हम क्लीमेंट एटली साहब की बात कर रहे हैं। क्लीमेंट एटली जो हैं वो साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। ये आया था वर्ष 1942 में भारत, और इसके अध्यक्ष थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसके अध्यक्ष कौन थे भैया? इसके अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और एक प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे? तो ये एक सदस्य ही था। इसमें केवल सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ही थे और कोई इसमें एक्चुअल में था नहीं। ये एक सदस्यीय आयोग था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है भैया। क्या कही थी? कि इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक। ये पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा इसको दी गई थी कि ये कुछ नहीं है, ये केवल एक उत्तर तिथित चेक है। बाद में नेहरू जी ने इसमें ऐड ऑन कर दिया था कि साफ बात ये है कि ये जो क्या नाम है पोस्ट डेटेड चेक है, इसका बैंक भी दिवालिया हो रहा है। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। वर्ष 1946 में आया था। 3 इसके सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस इसके चेयरमैन थे। भारत में संविधान सभा का गठन इसी की सिफारिशों पर हुआ। किसका भैया? संविधान सभा का जो गठन हुआ है
वो इसी की सिफारिशों पर हुआ। साथ में एक बात और याद रखना, भारत में अंतरिम सरकार, दो काम इसको थे कि एक तो भारत में अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बनवाई जाए और संविधान सभा का गठन करवाया जाए। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में संविधान सभा किसकी सिफारिशों पर बनी थी, तो वो था कैबिनेट मिशन। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। आपको इसका पूरे प्रश्न का उत्तर आपको बढ़िया तरीके से मिल गया है। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था क्या? साइमन कमीशन इंडिया आया, गो बैक साइमन के नारे लगे, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। क्यों ऐसा हुआ? लोगों ने कहा कि देखो 7 बंदर आए हैं। असल में पहले तो आप कारण समझिए, इसका कारण क्या था, ये आया क्यों भारत? कारण था कि वर्ष 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे, क्या थे? वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उनकी जांच करने आया था। इनकी जांच करने के लिए कि हमने जो भारत में जो चीजें लागू की थी, जिन्हें कथित तौर पर अंग्रेज ये कहते थे कि हमने वी हैव गिवन द रिलैक्सेशंस टू द इंडियन, हमने इंडियंस को रिलैक्सेशन दे दिया है। तो चूंकि रिलैक्सेशन देने वाली बात को हमने, ये रिलैक्सेशन की क्या प्रोग्रेस है, चीजें कहां तक पहुंची हैं, इनकी जांच के लिए ये साइमन कमीशन भारत आया था। सारी बात याद रखिए कि वर्ष 1927 में गठन होता है इसका, वर्ष 1927 में होता है गठन, और 1927 में गठन हुआ। 7 थे इसके सदस्य और सभी के सभी ब्रिटेन, अंग्रेज थे। 7 सदस्य थे, सभी थे ब्रिटेन। और ये कैसी बात हुई, हमारा रिपोर्ट कार्ड चेक करने आए हो और एक्चुअल में हम ही सामने नहीं है, तो ये रिपोर्ट कार्ड ना होकर ये तो ब्लंडर हो गया, ये काय का रिपोर्ट कार्ड हो गया। बट अगर हम ही सामने नहीं है और हमारे बारे में जांच कर रहे हो तुम, ये कैसा रिपोर्ट कार्ड हुआ हमारे बारे में? तो एक्चुअल में बात क्या थी कि सभी रिटेन थे, इसीलिए इसका विरोध भी किया गया। इसका होता है, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, कहां पहुंचा था? फरवरी 1928 में मुंबई पहुंचा था। फरवरी 1928 में बंबई पहुंचा साइमन कमीशन, बंबई पहुंचा था। एक बात जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये जो साइमन कमीशन भारत आया है, इसने भारत में जो भी जांच की, वो जिन भी लोगों से मिला, कोई भी इन्वेस्टिगेट की, उस सारी रिपोर्ट्स पर विचार करने के लिए ही गोलमेज सम्मेलन आयोजन किए गए थे, है ना। 1900 बंबई पहुंचा और उसके बाद याद रखना कि जो साइमन कमीशन है, यहीं से उसका जो विरोध शुरू हो जाता है। ठीक है, जो 7 सदस्य थे, इनकी तुलना 7 बंदरों से की गई है। 7 बंदरों से इनकी तुलना की गई, 7 बंदरों से इनकी तुलना की गई है कि देखो 7 बंदर आए हैं, सज धज के आए हैं, एक भी इसमें इंडियन नहीं था। तो फरवरी 328 बचा, और इसीलिए इसके बहिष्कार का मुख्य कारण यह था, इस आयोग से बात ठीक है, लेकिन इसका विरोध करते हुए जो है लाला लाजपत राय घायल हुए थे। इसके चेयरमैन सर जॉन साइमन थे, बिल्कुल सही बात है, लिबरल पार्टी के नेता थे। कौन सी पार्टी के हैं? लिबरल पार्टी के नेता थे। क्योंकि लिबरल पार्टी मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी में पजल मत हो जाना। सभी सदस्य अनुभवी नहीं थे, इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसीलिए हम इसका बहिष्कार कर रहे थे। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि सर ऑब्वियस बात है, भारत के सभी दल साइमन कमीशन के खिलाफ खड़े हो गए। कौन से वो 2 दल थे जो साइमन कमीशन का साथ दे रहे थे? साइमन कमीशन का साथ देने वाले दल, साइमन कमीशन को कौन से वो दल थे जो सपोर्ट कर रहे थे? साइमन कमीशन का सपोर्ट कौन दल कर रहे थे? साइमन कमीशन का सपोर्ट कर रहे थे जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी। कौन सी है साहब? एक थी जस्टिस पार्टी, ये याद रखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल बनता है। जस्टिस पार्टी सपोर्ट कर रही थी और एक यूनियनिस्ट पार्टी भी साइमन कमीशन को सपोर्ट कर रही थी। यूनियनिस्ट पार्टी भी इनका सपोर्ट कर रही थी, ध्यान रखिएगा बाबू, है ना। कहो कैसा लगा ये फैक्ट? उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आएगी। 2 पार्टी जो हैं इसका सपोर्ट भी कर रही थी, सभी लोग इसका विरोध। भारत की राजनीति में हमेशा ऐसा रहा है, थोड़ा थोड़ा, है ना, भारत की राजनीति में हमेशा ऐसा रहा है। इनमें से कौन था जो साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? हैरी लेवी लॉसन ये भी थे, क्लेमेंट एटली आप जानते हैं, बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, जॉन साइमन तो उसके अध्यक्ष ही थे। जेम्स ए स्कॉट, है ना, जो स्कॉट था वो एक पुलिस अधिकारी था। स्कॉट क्या था? स्कॉट वाज ए पुलिस ऑफिसर।
एक्चुअल में बात क्या थी कि जब लाहौर में विरोध हो रहा था, जब लाहौर में साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे और लाहौर में जो विरोध हो रहा है, इसी विरोध में दो लोग हैं जो बड़े फेमस हैं। कौन थे? एक तो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय हैं, और लाला लाजपत राय के साथ हैं भगत सिंह। कौन है उधर? भगत सिंह भी इनके साथ दे रहे थे। तो इसी जो है लाहौर में विरोध के दौरान जो स्कॉट है उसको गुस्सा आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजों को इस चीज़ का बड़ा गुमान था कि यार हमसे ऊपर कौन है, हमारा भी विरोध करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पर होता है लाठीचार्ज। क्या होता है? लाठीचार्ज होता है। और असल में इसी लाठीचार्ज के आदेश स्कॉट ने दिए थे। किसने दिए थे? इसका आदेश स्कॉट ने दिया था। बाद में बदला लेने के लिए जाया गया, लेकिन बदले के समय बात यह थी, थोड़ा सा क्रांतिकारी कंफ्यूज हो गए और स्कॉट की जगह मार दिया सैंडर्स को, है ना। स्कॉट की जगह सैंडर्स का मर्डर हो जाता है। बदला लेने के लिए वो कहानी बताएंगे भी, भगत सिंह जब क्रांतिकारियों पर बात करेंगे। बदला लिया गया तो स्कॉट की जगह सैंडर्स को मार दिया गया। स्कॉट की जगह सैंडर्स को मार दिया गया। कुछ लोग कहते हैं पहचान में गड़बड़ हो गई, कुछ लोग कहते हैं समय में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई कि आना जहां सैंडर्स स्कॉट को था वहां सैंडर्स आ गया। लेकिन क्रांतिकारी कुछ सोच के आए थे कि देखिए, क्योंकि अब तुम कहो जी सैंडर्स की क्या गलती थी? पूरी गलती थी लाठीचार्ज में, तो सैंडर्स भी था। आदेश स्कॉट ने दिया था, बट सैंडर्स कोई बड़ी आदमी नहीं है। सैंडर्स को आप ये नहीं कह सकते कि यार इसका कोई रोल नहीं है, बेगुनाह हमारे देव को। अंग्रेज तो बेगुनाह थे ही नहीं कोई भी। ठीक है, चलिए, तो जेम्स ए स्कॉट क्या नहीं थे? जेम्स ए स्कॉट शामिल नहीं थे इसमें। बाकी सभी साइमन कमीशन के सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, देखिए साहब, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। साइमन कमीशन आपको हमने बता दिया कि 1919 के सुधारों की जांच करने के लिए आया था। एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड जो किसी बच्चे के बारे में जारी होना है और उस बच्चे से पूछा नहीं जा रहा है कि तुम्हारे मैथ में क्यों कम नंबर आए हैं, तुम काहे हिस्ट्री में इतने अच्छे नंबर पा गए। वो इसलिए पा गए कि सुशांत सर पढ़ाते थे इसलिए पा गए। ठीक है, तो पूछा जाना चाहिए था। तो उसमें सभी 7 मेंबर ब्रिटिश थे और 7 बंदरों से तुलना की गई। तो साइमन कमीशन का जो गठन आप याद रखिए 1927 में हुआ। 1927 में हुआ था। और यह भी याद रखना कंजर्वेटिव पार्टी ने किया था। कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा इसका गठन किया गया था। कंजर्वेटिव पार्टी ने गठन किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को क्या पहुंचा? 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा, है ना। कब? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है और बंबई पहुंचा था। कहां पहुंचा था? बंबई। और इसके बाद याद रखिए संपूर्ण भारत में इसका विरोध किया गया। संपूर्ण भारत में इसका विरोध किया गया, है ना। कोई भी पार्टी साइमन कमीशन का साथ नहीं दे रही थी, लेकिन 2 पार्टी ऐसी थीं जो साइमन कमीशन का साथ दे रही थी। कमेंट करके बताओ कौन सी 2 पार्टियां थीं जिन्होंने साइमन कमीशन का साथ दिया था। तो इस घटना की बानगी कब हुई? इस घटना की बानगी 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा और बंबई पहुंचा था। यहां पर लोगों ने कहा, गालियां तक साइमन कमीशन को दी गई। लोगों, अखबारों ने छापा, 7 बंदर आए, ब्रिटेन से आए हैं, सज धज के आए हैं, वाओ स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक बात थी जो मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित नहीं थी? एक मिनट आप हमारी बातों को जरा सुनिए। असल में एक क्रोनोलॉजी देखिए, आपको समझ में आएगा। साइमन कमीशन भारत आया, वेरी गुड। साइमन कमीशन के बाद आपको समझना चाहिए कि लाहौर में अधिवेशन हुआ, पंडित नेहरू अध्यक्ष थे। लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किसकी मांग की गई? पूर्ण स्वराज की। और ब्रिटिश सरकार को दिया गया जो 1928 में 1 साल का समय दिया गया था कि या तो स्वराज दे दो, नहीं तो पूर्ण स्वराज मांगेंगे। वो समय भी पूरा हो चला था। वर्ष 1930 आया क्योंकि समय पूरा हो गया था और अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाने का समय आ गया। दांडी मार्च हुआ। मेरे प्यारे साथियों, दांडी मार्च के बारे में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। क्या होता है साहब?
दांडी मार्च हुआ। बात समझ में आई कि नहीं? क्या होता है दांडी मार्च? आगे देखिए, उसके बाद सविनय अवज्ञा शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा शुरू होता है। पिछली क्लास में जिन बच्चों ने जाकर नहीं देखा है वो जाकर देखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है? प्रारंभ होता है। एक चीज और याद रखिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन होना था। रिपोर्ट पर किसका आयोजन होना था? गोलमेज सम्मेलन। देखिए थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन इस प्रश्न को जो रेलवे ने पूछा है, एक विस्तार पूर्वक समझने की रिक्वायरमेंट है कि व्हाट द एक्चुअल क्वेश्चन इज डिमांडिंग, मतलब क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। देखिए थोड़ा, उसके बाद आप देखते हैं कि इसी वर्ष गोलमेज सम्मेलन आयोजन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित होता है। क्यों हुआ था? आपको ऊपर वाली बात से पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए। गांधी जी इसमें थे नहीं। सभी ने कहा कि बिना राम की रामलीला है ना, बिना दूल्हे की बारात है, बिना राम के रामलीला चल रही है। वायसराय इरविन पर दबाव बढ़ा कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय रुकवाकर गांधी जी से बात करो। अगर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं तो उससे किरकिरी हो रही है हमारी, और हम इस किरकिरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक लंबी चौड़ी किरकिरी हमारी होती जा रही है कि ये कैसा तुम भारत में रिफॉर्म कर रहे हो कि वहां की बहुत बड़ी पार्टी के नेता तो यहां है ही नहीं। मजबूरी में इरविन पर दबाव पड़ा। इरविन पर दबाव पड़ता है। इरविन पर दबाव पड़ा कि क्योंकि गांधी जी नहीं थे। आखिरकार इरविन ने इस बात के लिए गांधी जी को एग्री कर लिया कि गांधी जी आप एक बार हमसे मिलो, और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो गया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी दिल्ली पहुंचे। 19 फरवरी को गांधी जी दिल्ली पहुंचते हैं, कुछ दिन बातचीत चलती है और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं क्योंकि दिल्ली में हुआ था, तो इट इज आल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट। हमारा सवाल इसी बात को लेकर है कि गांधी इरविन समझौते में एक्चुअल में हुआ क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाएगा। गांधी जी ने यह बात एग्री कर ली थी कि वापस लेता हूं और गोलमेज सम्मेलन में भाग लूंगा। जो गोलमेज सम्मेलन है दूसरा वाला, गोलमेज सम्मेलन 2 जो 1931 में होना है, 1931 में मैं भाग लूंगा। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। यह बात गांधी जी इस बात पर एग्री कर जाते हैं कि यह तो हुई मेरी बात। अब बात यह है कि हमारी भी तो कुछ बातें मानो। देखिए, नमक के क्षेत्र में नमक बनाने का काम रोक दिया जाएगा, कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा जो है मिलेगी। देखो ये तीनों बातें नहीं थी, है ना। इन तीनों बातों का इस समझौते से, इसमें यह भी बात थी कि राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा, राजनीतिक कैदी रिहा होंगे, यह बात तय हो गई थी। राजनीतिक कैदी, यही इसी बात को लेकर कई बार लोग डिस्प्यूट भी करते हैं कि भाई साहब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में इस समझौते में बातचीत क्यों नहीं हुई। असल में इस समझौते में जो बातचीत हुई थी वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेकर हुई थी, लेकिन जिस तरह के एक्ट, जिस तरह के सेक्शंस उनके ऊपर थे, भगत सिंह जी के ऊपर, आप ये कह सकते हो कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं थे। हालांकि वो उसकी मांग कर रहे थे कि हमें वही माना जाए, वो आपराधिक कैदी की श्रेणी में ला दिए गए थे। ठीक है, नमक बनाने का काम रोकने देने वाली बात ये भी नहीं हुई थी। सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, ये भी बात उसमें नहीं हुई थी। ना ये बात हुई थी, ना ये बात हुई थी। केवल बात ये हुई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक लेते हैं और इसको रोककर मैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जा रहा हूं, देखता हूं वहां पर क्या होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार गांधी जी वहां से बड़े गलत तरीके से वापस लौटे। लाला लाजपत राय साहब की जो मृत्यु हुई वो एक लाठी चार्ज के दौरान हुई है। किसके दौरान हुई? एक लाठी चार्ज के दौरान हुई। इस लाठी चार्ज में क्या क्या कहानी थी, कब उनकी डेथ हुई है, उत्तर दीजिए फटाफट। बताइए, उत्तर दीजिए।
किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी, बताइए। देखिए, लाला लाजपत राय साहब की मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हुई थी, है ना। लाहौर में हुई 1928 में। कहां हुई थी? लाहौर में हुई। लाहौर में 1928 में। इनकी मौत का जब बदला लिया गया, इनकी मौत का बदला ही सैंडर्स मर्डर केस है। कौन सा था? सैंडर्स मर्डर केस। दोनों की तारीख बताओ। सैंडर्स मर्डर केस। भारत सरकार अधिनियम 1900, इसकी जांच के लिए ही साइमन कमीशन भारत आया था। इसी की जांच के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। इसकी जांच के लिए ही साइमन कमीशन भारत आया था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में याद रखिए। पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी मुस्लिमों को। पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी। रॉलेट एक्ट जो है, आप जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड का इसी से संबंध है। समझ गए? तो ये चीजें याद रखिएगा। तो साइमन कमीशन का वो विरोध कर रहे थे और वहीं पर लाठीचार्ज होता है। उसी लाठीचार्ज में ये घटना हो जाती है। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? कमेंट कीजिए। निम्न में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर? आपका उत्तर का इंतजार रहेगा मुझे। देखिए, 5 मार्च 1931 1931 को यह गांधी इरविन समझौता होता है। समझौते में बात यह थी कि गांधी जी, अभी आप कुछ समय के लिए जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, 1 मिनट, तो 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौता कहा गया। ये जो दिल्ली समझौता था, यहीं पर गांधी जी ने तय किया कि चलिए इरविन साहब, आपकी बात को थोड़ा बहुत मान लेते हैं और करते यह है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। हालांकि पहला प्रश्न जो था जिसमें समाप्त शब्द लिखा है, मुझे उस शब्द से वहां भी आपत्ति थी, पर मैंने आपको बताया नहीं था। समाप्त कभी नहीं कहा था गांधी जी ने कि मैं इसको समाप्त कर दूंगा। उन्होंने कहा था कि आई एम पोस्टपोनिंग इट। अभी मान लो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके गोलमेज सम्मेलन में चला जाऊं, लेकिन वहां मुझे कुछ ना मिले, तो मैं तो ना घर का रहा ना घाट का रहा। तो सीधी बात यदि मैं घर और घाट का नहीं रहा तो मुझे क्या करना है? तो मैं तो भैया वापस आऊंगा, मुझे दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो यहां पर याद रखना कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पोस्टपोन कर दिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। और यहीं से वो निर्णय लेते हैं कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने का वो निर्णय लेते हैं। और ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, इसमें ऐसा हुआ कि गांधी जी को बहुत वहां पर जिल्लत झेलनी पड़ी। वो देश हित के लिए लड़ रहे थे, लेकिन काफ़ी जिल्लत वहाँ उनको झेलनी पड़ी। MS राजपूताना जहाज से वो वहाँ पहुँचते हैं। MS राजपूताना जहाज से लंदन पहुँचे जरूर। कहते हैं कि जब वो लंदन पहुँचे हैं, तो सुनना चाहोगे कुछ कहानी? मैं बताता हूँ। वो वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचकर वो झुग्गी झोंपड़ी में रहने का पसंद करते हैं कि मैं होटल में नहीं रहूँगा। और जो चार्ली चैपलिन था, जो एक कॉमेडियन था,
वो चार्ली चैपलिन गांधी जी से मिलना चाहता है। गांधी जी कहते हैं कि मैं किसी भी अंग्रेज से नहीं मिलूंगा। तभी किसी ने कहा कि जो चार्ली चैपलिन है गांधी जी, वो आप ही की तरह एक गरीब परिवार से निकल कर आए। तब वो चार्ली चैपलिन से मुलाकात करते हैं। MS राजपूताना जहाज से गए थे, गांधी जी की बकरी भी साथ में गई थी। और वहीं पर चर्चिल कहता है कि आधे नंगे फकीर हैं ये। विंस्टन चर्चिल, मतलब गांधी जी का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज हमारा मन बड़ा व्यथित हो जाता है कि जिन लोगों ने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया है, हम उन्हें इतना गले से क्यों लगाते हैं? क्या भारत अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पा रहा है? क्या हम सभी लोग, चाहे मैं सुशांत कुमार हूं, चाहे आप कोई भी लोग हैं, क्या हम सब लोग आज इस कदर नहीं हो सकते कि अरे भाड़ में जाए, मेहनत करेंगे, सरकार से कुछ फ्री नहीं लेंगे, अपने बजट बढ़ाएंगे? अरे आज हमें लोग आंखें दिखाते हैं कि पता है कि इंडिया का डिफेंस बजट कुछ नहीं है उन हमारे आगे। हमें यह महसूस करना चाहिए अंदर से कि दुनिया आंख दिखा रही है, हमारे देश को समझा क्या जा रहा है। हम लोगों को गले मिलाते मिलाते नहीं थक रहे हैं, और लोग मतलब हम जो है हमारे पेट में खंजर घोंपते घोंपते नहीं थक रहे हैं। क्या हमें यह चिंता क्यों नहीं होती कि हमारे देश का डिफेंस बजट क्यों नहीं बढ़ रहा है? हमें यह चिंता क्यों नहीं होती कि आखिरकार पैसा जा कहां रहा है? हमें ये सब चिंताएं होनी चाहिए। ये सब चिंताएं उन राष्ट्रवादी लोगों को थीं जिन्होंने आज़ादी दिलाई, क्योंकि देश की सेवा करना वो अपना धर्म समझते थे। आज राजनीति को देश सेवा तो जाने दीजिए, आज राजनीति बिजनेस बन गई है। हमें क्यों नहीं हम इन चीज़ों को सोचते हैं? हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मेरे कहने से क्या होगा, मैं तो अकेला ही हूं। अरे तुझसे 1, 2 से 4, 4 से 8 से 16 धुआं निकल जाएगा जब 5-10 हजार वोटें एक साथ कट जाएंगी। नेताओं को झूठे वादे, खोखले वादों को हमें दुत्कारना होगा कि भाड़ में जाए। हमें बड़ा, देखिए आप लोग अपडेट रहते नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको बता दें कि पिछले 4-5 दिनों से एक चीज की बड़ी चर्चा चल रही है, द डिफेंस बजट ऑफ इंडिया, द डिफेंस बजट ऑफ चाइना, द डिफेंस बजट ऑफ अमेरिका। अभी पाकिस्तान से क्या तुलना करें? इंडिया मतलब हमारा 80 है तो उनका 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं अमेरिका वाले। वो ट्रंप जो बेवकूफ है वो कैसे ना हम पे हावी होगा? भाई ये सोचने की बात है। वी हैव टू डू सम सैक्रिफाइसेस फॉर द कंट्री। आप करिए, मैं भी करूंगा, सब करो। इस देश को ईमानदार आदमियों की जरूरत है। आपकी ड्यूटी बनती है, अगर आप पढ़े लिखे 2-4 आदमियों को बात समझाइए कि देखो साहब, आप कहेंगे सर कोई नहीं समझता, सब मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं, परिवर्तन एक दिन के समय नहीं होता, एक दिन में चेंज नहीं आता। आप सोचो कि मैं आज किसी को समझाऊं, अगले दिन आदमी क्रांति करते, इट इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत समझाना पड़ता है। चलिए, तो चर्चिल ने आधा नंगा फकीर कहा, अर्ध नंगा फकीर, हाफ नेक्ड फकीर कहा है। हाफ नेक्ड फकीर यहां कहा, लेकिन यहां पर आपको हम बता दें, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, यहां पर सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को लेकर झगड़ा हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन भाग लेने गए थे, उनका एक कहना यह था कि हमारे देश में जो दलित है वो आज़ादी के बाद भी अगर सत्ता स्वर्णों के हाथ में चलेगी तो भी हम वैसे के वैसे ही रहेंगे, हमारी सुरक्षा की जाए। तो याद रखना, दलितों के पृथक निर्वाचन को लेकर विवाद हो गया है। दलितों के पृथक निर्वाचन को लेकर बड़ा विवाद हुआ। सेपरेट इलेक्टोरल जो है उसको लेकर डिस्प्यूट होता है और गोलमेज सम्मेलन असफल घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या हुई है ये घटना? ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन से जस्ट पहले हुई थी। पहला तो चूंकि हो चुका था। कौन सा है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ बताइए? द सेकेंड राउंड टेबल समिट कब शुरू हुई थी? द सेकेंड राउंड टेबल समिट कब शुरू हुई? देखिए, गोलमेज सम्मेलनों की संख्या 3 है। गोलमेज सम्मेलन जो है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो गांधी इरविन समझौते के बाद तो दूसरे में गए थे, लेकिन साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए हुआ था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर
विचार करने के लिए हुआ था। 1930 में हुआ, 1931 में हुआ, 1932 में हुआ। 1930, 31 और 32। 1930 में प्रथम है, प्रथम, दूसरा और तीसरा। आपको पता होना चाहिए कि दूसरे में गांधी जी शामिल हुए थे और क्या क्या कहानी हुई मैंने पिछली वाली बात में आपको पूरी तरीके से डिस्कस करती है। एक सवाल और भी आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के नेता कौन थे? तो तीनों में जिन्होंने भाग लिया वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तीनों में भाग लेने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तीनों में भाग लेने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तीनों में भाग लेने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में हुआ। अच्छा, याद रखना तीनों गोलमेज सम्मेलन जो थे, ब्रिटिश सरकार ने इन्हीं गोलमेज सम्मेलन की समरी के आधार पर, इन्हीं की समरी के आधार पर, समरी जो निकली, इसी समरी के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया था। के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया था। क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पास किया गया था। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए कमेंट करके कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो गांधी इरविन समझौते पर वर्ष 1931 में हस्ताक्षर हुए थे, है ना। 5 मार्च 1931 पर गांधी इरविन समझौते पर साइन किए गए थे, ये याद रखिएगा। मैंने इसके बारे में खूब बातें बता दी हैं और कभी जब मैं बात करूंगा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जब क्रांतिकारी गतिविधियों की, तो मैं वहाँ पर भी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा कि एक सेशन में ऐसा भी रखूंगा। देखिए, मैंने हिस्ट्री को प्रॉपर टॉपिक वाइज आपको अच्छे से पढ़ाया है, आप जानते हैं इस चीज़ को, जानते होंगे। मेहनत करो, मैंने बहुत मेहनत करी है आपके साथ। बस मुझे इंतज़ार इस बात का कि जब पेपर हो तो आना ज़रूर क्लास में कि सर आपकी मेहनत रंग लाई, सवाल हमारे पेपर में आए और हम उनको करके आए। बस मैं एक उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे और किसी दिन का इंतज़ार नहीं है। ठीक है, आप नहीं जानते कि एक व्यक्ति, 2 तरह के लोग होते हैं बेटा। एक तो होता टीचर, जो टीचर ही बनाता है, तो काम होता है पढ़ाना। एक होता जो कभी एस्पायरेंट रहा हो, है ना, तैयारी भी उसने की हो, फिर वो पढ़ाने आता है। तो एक्चुअल में ये जो आदमी है ना, जो तैयारी करके आया होता है, इसको सब पता होता है कि इस बच्चे ने क्या क्या झेला है। मैं जानता हूँ कि हमारे बच्चे किस मानसिक पीड़ा से कई बार गुजरते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप उस मानसिक पीड़ा में, उस मेंटल स्ट्रेस में बहुत दिनों तक ना रहें, और जब आप कामयाब हों तो आप मिलना जरूर उससे। ठीक है कि सर बताना, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे सभी कामयाब होकर हमसे जरूर मिलना है। आओगे ना भाई मिलने, कामयाब होने के बाद मैं ज़रूर मिलूँगा आप सभी लोगों से। मेरा बड़ी इच्छा है कि बच्चे बहुत कामयाब हो जाएं। हम नहीं चाहते कि जिस पीड़ा से कोई गुजरा या हम गुजरे या कोई और गुजरा, उस पीड़ा से कभी ये बच्चे ना गुजरें। ये हमारी मतलब एक इनहर्ट बात है जिसे हम हमेशा से चाहते हैं और हमेशा चाहते रहेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई भी पीड़ा बच्चों को किसी प्रकार की होनी चाहिए। समझ में आई? दैट इज़ माई इमोशन। आप समझ गए होंगे इसे। चलिए, महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कुछ मांगे की थी, लेकिन जिनमें कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया। देखिए भैया, बात ऐसी थी, हुआ यह था कि जब पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई, जब पूर्ण स्वराज की मांग कर दी जाती है, पूर्ण स्वराज की मांग जब कर दी गई 1929 में, और स्वतंत्रता दिवस 1930 में मना दिया गया, उसके बाद गांधी जी पर दबाव आ जाता है, क्योंकि गांधी जी के कहने पर ही हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने यह कह दिया था कि चलो आप कह रहे हो तो 1 साल का समय दे देते हैं। अब 1 साल पूरा हो गया, गांधी जी आंदोलन शुरू करो। गांधी जी पर
एक आंदोलन शुरू करने का दबाव था कि आप जल्दी से एक आंदोलन शुरू करो, क्योंकि आप ही ने कहा था, आपके कहने पर ही हम चुप रहे। नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू जी ने जारी की थी उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, और हुआ यह था कि उसको ना तो सुभाष चंद्र बोस एक्सेप्ट कर रहे थे, खुद नेहरू जी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनके बेटे गांधी जी के कहने पर कहा कि भाई रिपोर्ट भी ठीक है, एक मिनट रुकिए आप, थोड़ा सा कीप सम पेशेंस, और करते यह हैं कि 1 साल का समय दे देते हैं ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। तो गांधी जी पर आंदोलन का दबाव बन रहा था। गांधी जी आखिरी मौके के रूप में एक आखिरी मौका ब्रिटिश सरकार को देते हैं। यह आखिरी मौका था 11 सूत्रीय मांग। यह आखिरी मौका था फॉर्मूला ऑफ 11 डिमांड्स, है ना। तो 11 मांगे की गई थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी। वहीं गांधी जी कह देते कि मैंने तो रोटी मांगी, पत्थर मिले, अब देखो मैं क्या करता हूं, धूमताना नाना, ठीक है। जब ये रिजेक्ट हो गया मामला, तो उसके बाद दांडी यात्रा शुरू हुई। क्या शुरू होती है? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा एक सिग्नल था कि पूरे भारत में सविनय अवज्ञा शुरू कर दो। सविनय अवज्ञा शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा शुरू हुआ, और सविनय अवज्ञा शुरू हुआ तो उसके बाद आप जानते हो कि इसको पोस्टपोन करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ। क्या होता है? गांधी इरविन समझौता, ये याद रखिएगा। तो 11 फॉर्मूला ऑफ 11 डिमांड्स भी इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? 11 सूत्रीय मांग की इसकी संज्ञा दी जाती है। तो कितनी मांगे मांगी गई थी? 11 मांग, द फॉर्मूला ऑफ 11 डिमांड्स, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? दूसरा हुआ था सितंबर में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? कमेंट करके बताइए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, चूंकि पहली बात अबे यार भाई वाह, मानते हैं जी एनटीपीसी को, ठीक है। सवाल पूछा है कि मजाक है। देखिए 1930, 1931, 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो पहला, ये तो ऑप्शन ही खत्म हो जा रहे हैं, इनमें क्या रखा है? तो नवंबर 1930 में। कब हुआ है? नवंबर 1930 में। अब देखो इस सवाल की अप्रोच क्या है। ऐसे ऐसे सवाल भी कई बार जो है दे देते हैं ये लोग। देखिए साहब, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। लंदन में आयोजित जो गोलमेज सम्मेलन हुए उस समय ब्रिटिश पीएम कौन था? उस समय ब्रिटिश पीएम थे मिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। कौन थे भैया? रैमसे मैकडोनाल्ड। हमारे यहां बर्गर आता है मैकडोनाल्ड का, बर्गर आता, पिज्जा आता है मैकडोनाल्ड का, हमें तो नहीं पता, सिर्फ हमारी जानकारी कुछ ही तथ्यों पर आधारित है। अब हुआ क्या? 1930, 31, 32, 1930, 1931, 1932 में एक्चुअल में ये सारी घटनाएं हो रही थी। इतनी बात तो आप जानते हैं कि 1930 में, 31 में, 32 में गोलमेज सम्मेलन हुए। मुद्दे बहुत सारे थे, लेकिन एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा विवादित बना, जिसको लेकर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक्चुअल में डिस्प्यूट भी हो गया, वो मुद्दा था सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का। वो मुद्दा था सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को लेकर, वो जो मुद्दा था पृथक निर्वाचन प्रणाली। अच्छा, नई चीज कुछ थी भी नहीं। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म से दिया भी गया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली का यह मुद्दा था। और इसी में भैया हुआ क्या, दलितों को जो पृथक निर्वाचन प्रणाली मांगी जा रही थी उसको लेकर खूब हो हल्ला हो रहा था। यह वही रैमसे मैकडोनाल्ड है जिसने भारत के घावों को हरा करने का काम किया। अगस्त 1932 में सबको सेपरेट इलेक्टोरल दे देता है। अगस्त 1932 में इसने बहुत सारे वर्गों को सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया। मतलब भारत को छिन्न भिन्न करने का काम कर रहा है। बहुत सारे वर्गों को
सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया। इसने कहा कि जिस बात को लेकर भारतीय परेशान है, मैं उनके घावों को लगातार कुरेदूंगा। इसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे ही कहा जाता है, इस घटना को सांप्रदायिक पंचाट। इस घटना को सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है। ठीक है, इसी के विरोध में गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे, पूरा पैक्ट करना पड़ा था अम्बेडकर जी से, क्योंकि सांप्रदायिक पंचाट में यह बात कह दी गई थी कि मैं सेपरेट इलेक्टोरल दे रहा हूं, लेकिन तुम में आम सहमति बनती हो तो मैं इसको वापस भी ले लूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। चलिए प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको शानदार लगा है, बढ़िया लगा है। और क्या आपने सीखा इस सेशन से, कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िएगा। मेरी तरफ से आपको रंगों वाली होली मुबारक। आज पूजन वाली हुई, मैं आपको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये कोशिश करूंगा और आप भी मेरी इस मुहिम में साथ देना कि हम अगली बार जब होली पर रहें तो हमारे पास एक नौकरी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो लोग वादा करते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़िए कि सर हम वादा करते हैं इस चीज़ का। अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।